हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर पूरा देश गौरवान्वित है। हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है कि वाह क्या मजा चखाया था पाकिस्तान को हमने। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर के साथ उस दिन को, उन रातों को, उन 88 घंटों को हमने फिर से याद किया है। इस पॉडकास्ट का पार्ट 1 पहले हम आपको दिखा चुके हैं, आज पार्ट 2 की बारी है। इसके साथ ही ये रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कर दूं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बड़े पॉडकास्ट यहाँ इस चैनल पर कुछ छोटे पार्ट्स में आप देखते हैं। और चलिए अब दिखाते हैं इस पॉडकास्ट का पार्ट 2। ये बुक सर की अमेजोन पे भी अवेलेबल है, अगर कोई पढ़ना चाहे। इसमें पूरा डेटा फैक्ट आपको सब मिलेगा। देखिए, ये तो हमारी बेटियां हैं जो बेचारी रो रही थी, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के जेट फाइटर्स हैं जो इस लड़ाई में इन्वॉल्व हुए थे, और ये उनकी सबमरीन्स। और ये देखिए, ये है मरकज़ सुभान अल्लाह। ये वहाँ पे कहाँ, भावलपुर में, जिसको उड़ा दिया। ये है मरकज़ तैयबा, जो कि लाहौर में था, मुरीद के, जिसको लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर। ये हाल हुआ, सारे राफ्टर गिर गए, फ्लोर उड़ गए हैं। और ये है पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब। ये 7 तारीख को बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी कि हमने 7 के 7 जो है जहाज़ उड़ा दिए। ये उनके ड्रोन्स, ये बाइकर शिबा जो पंजाब में गिरा था। हाँ। बच्चे खेल रहे हैं इसके साथ। ये है बरकतार, और ये है विंगलुंग चाइनीज़। हाँ, और ये हैं हमारे जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स, S-400, बराक्स। ये हैं आकाश मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, स्पाइडर और शोल्डर फायर्ड मिसाइल। तो ये सब आप इसकी फोटोग्राफ्स ले सकती हैं। आकाश और ब्रह्मोस को तो मुझे बड़ा करीब से देखने का मौका मिल गया है आर्मी डे पे, और पूरे देश ने ही देखा था। लेकिन आप जितनी भी बातें बता रहे हैं सर, सीना गर्व से चौड़ा हो गया मेरा भी सुन के, एंड आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स का भी हो गया होगा कि हमारी सेना की ताकत कितनी बढ़ चुकी है अब। वो हम समझ पा रहे हैं। हमने जो निशाना लगाया सब सटीक बैठा, और उन्होंने जो निशाना लगाने की कोशिश की सब बेकार गया। अगर आपको भी खुशी हो रही है, आपका भी सीना फख्र से चौड़ा हो रहा है, कमेंट सेक्शन में आप अभी जय हिंद लिखिए। जी सर। मैं हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि फिर हमने मुरीद का कमांड पोस्ट उड़ा दिया। साथ में इनके 4 बेसिस, एयर बेसिस, सरगोदा वगैरह, जहाँ पे पानो अक्विल सरगोदा, जहाँ पे इनके वो F-16 जहाज़ थे, इनके J-17 जहाज़ थे जो मॉडिफाई हैं न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के लिए। हमने जाके ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वहाँ जो इनके रनवेज थे उनमें 80-80 फुट के क्रेटर कर दिए। हाँ, खड्डे हैं, बड़े बड़े खड्डे, 80-80 फुट का खड्डा। मतलब कि आप देख लीजिए, 80 फुट यहाँ से पूरे कमरे से ज्यादा। मेरे ख्याल से अब 1 साल बाद भी वो शुरू नहीं हो पाया, और वो कोई महीनों बाद ये भर नहीं पाए थे, राइट। और फिर जो है हमने वो वहां उड़ा दिए ताकि आपके जहाज ही ना उड़ सके। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कराची मिलीर में जाके इनका एक और स्टोरेज साइट था न्यूक्लियर बॉम्ब का, वो हमने उड़ा दिया, ठीक है। और पाकिस्तान घबरा के, इसने जब अपने जहाज उठाए तो हमारे S-400 मिसाइल, जिसकी रडार की रेंज है 600 किलोमीटर और जिसके मारक शक्ति 380 किलोमीटर, 314 किलोमीटर पे पाकिस्तान में जो इनका उड़ रहा था, क्या इनका एवैक, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, रडार जो दूर 200-300 किलोमीटर दूर से हमारे जहाज पकड़ता है, उसको उड़ा दिया पाकिस्तान के ऊपर। 5 इनके जेट फाइटर पाकिस्तान, वो हमारी तरफ आ ही नहीं पाए थे कि पाकिस्तान में ही उनका स्वाहा हो गया, और परखच्चे टूट के गिरे पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो पाकिस्तान तो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा भैया अपने इलाके में भी उड़ना बंद है, सबको बोला डाउन रहो, उड़ोगे तो ये तुमको मार डालेंगे। ये हाल था पाकिस्तान की एयरफोर्स का। सारा रास्ता हमारा साफ, और हम लोगों ने जाके मारे 12 में से 11 एयरबेस उड़ा दिए, ठीक है, पर खच्चे उड़ा दिए। घबरा के पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, उसने मिसाइल फायर किए, और 2 फतेह 2 मिसाइल्स और 1 शाहीन 2 मिसाइल,
तो 350 किलोमीटर की जिनकी रेंज होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स। 2 दिल्ली की तरफ फायर किए, एक अमृतसर हरमंदर साहिब की तरफ फायर किया, ताकि हम फायर करके उड़ाएंगे, बोलेंगे भारत ने खुद उड़ा दिया हरमंदर साहिब, ताकि सिखों की फीलिंग को भड़काया जाए। और जब वो मिसाइल फायर हुए, हमारे नेशनल कमांड पोस्ट में सब प्रधानमंत्री सब देख रहे थे, स्क्रीन पे फॉलो कर रहे थे लड़ाई को मिनट बाय मिनट। तो एनएसए, प्रधानमंत्री, ये हमारे सर्विस चीफ्स, सीडीएस, वो सब थे वहाँ पे नेशनल कमांड पोस्ट में, खुफिया लोकेशन पे जो है। और उन्होंने देखा 3 मिसाइल फायर हुए। नाउ देयर वाज नो वे ऑफ नोइंग कि भाई मिसाइल तो फायर हुआ, ये हमको दिख रहा है, ये पैराबोला ट्रेजेक्टरी दिख रही है कि दिल्ली की तरफ आ रहा है और अमृतसर की तरफ एक जा रहा है, लेकिन इसका वॉरहेड क्या है, न्यूक्लियर या नॉर्मल? हाउ डू यू नो? यू विल ओनली नो जब फटेगा, एंड देन इट विल बी टू लेट। कैन यू अफोर्ड कि दिल्ली में न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए? इसी ये पाकिस्तान ने बहुत भारी दुस्साहस किया था, गलती करी थी। यू सी, इफ यू फायर अ मिसाइल देन यू हैव टू वार्न द अदर साइड कि भैया ये मेरा मिसाइल न्यूक्लियर टिप्ड है। न्यूक्लियर टिप्ड है तो आप वार्न नहीं करोगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप वार्न कर दो कि भैया मत समझना न्यूक्लियर टिप्ड है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, ये वो। तो वी हैड टू अज्यूम द वर्स्ट, एनी गवर्नमेंट इन इंडिया हैड टू अज्यूम द वर्स्ट। उन्होंने फटाफट हमने ऑर्डर दिए यहाँ से, और हमारे जो S-400 थे वो फायर हुए और इनके तीनों के तीनों मिसाइल पर खच्चे उड़ा दिए। सिरसा हरियाणा के ऊपर टुकड़े टुकड़े होके, जैसे मीटियर का शावर होता है ना उल्का का, वैसे इनके टुकड़े चारों तरफ आतिशबाजी जैसे होके गिरे थे। सिरसा हरियाणा के ऊपर, दिल्ली के आसपास नहीं फटक सके, वहीं पे उड़ा दिए। लेकिन फिर हमने कहा कि साहब ये तो खतरनाक है, पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग देनी पड़ेगी कि सोचना भी मत। अबे तेरे पास कोई 170 छोटे छोटे वॉरहेड हैं, 1.5 पौए 2 पौए के, ठीक है, हमारे पास 100 किलो टन के वॉरहेड हैं और 180 से ज्यादा। पर इतना होने के बाद भी तो उसने ये हिम्मत कर ली कि वो दिल्ली को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान विद नॉर्मल मिसाइल ना, नॉर्मल कन्वेंशनल। तो आप बॉम्ब भी कन्वेंशनल फेंक रहे हो। तो उसने जहां ये किया तो ये अब चीज़ सीक्रेट है, खुफिया है, जो कि भारत ने ऑफिशियली डिनाई करी है। जब एयर वाइस मार्शल तिवारी, आपने याद होगा जब वो पिछले साल ब्रीफिंग दे रहे थे, तो एक आपकी जैसी लेडी कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा, सर क्या ये सच है कि हमने किराना में जहां उनका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल रखा है उसके ऊपर हिट की थी? तो उन्होंने मुस्कुरा कर बोला, अच्छा किराना में उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, मुझे नहीं मालूम था, थैंक यू फॉर टेलिंग अस। एंड ही सेड विद अ स्माइल, बट दैट स्माइल सेड एवरीथिंग। हमने जाके देखिए, ये जो किराना एक बड़ा भारी पहाड़ है, काला पहाड़ बोलते हैं, पहाड़ के दामन में इन्होंने टनल बना के नीचे ज़मीन में अपना स्टोरेज सेंटर है न्यूक्लियर वॉरहेड्स का, जिसके डोर पे स्टील का दरवाजा है, परमिसिव एक्शन लिंक अमेरिका के पास। हाँ? तो वो जो दरवाजा था, हमने जाके दरवाजे को खोलता बंद करता, भाई स्टील का दरवाजा आदमी थोड़ी ना खोलते हैं, हाँ। वो इलेक्ट्रिक मोटर खोलती है। हमारे बॉम्ब, हमने सुखोई जेट भेजे, उसने ब्रह्मोस फायर किया, इलेक्ट्रिक मोटर को पर खच्चे उड़ा दिए। अब खोल लो दरवाजा, दरवाजा जैम, ठीक बात, गए आपके वो, ठीक है, गए आपके। और तो एक तो ये भी अटकल लगाई जा रही थी कि हमने एक जगह दरवाजा फोड़ के अंदर जाके मिसाइल मारा, वो फटा तो आपके कुक ऑफ हो गए, रेडियो एक्टिविटी फैल गई, क्योंकि अगले दिन पाकिस्तान की रेडियोलॉजिकल मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट, बीच क्राफ्ट बोलते हैं उसको, वो जाके रेडियो एक्टिविटी लेवल चेक कर रहा था। और इन्होंने इजिप्ट से एक IL-76 बड़ा जहाज मंगाया, बोरॉन आइसोटोप, जब रिएक्टर फट जाता है उसका लीकेज होता है, उसको कवर करने के लिए, रेडियो एक्टिविटी टैंप डाउन करने के लिए गिराया जाता है बोरॉन।
वो सब घूम रहे थे उस इलाके के ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ था। ठीक बात। और बहुत सारे हमने वहाँ पे अर्थक्वेक ट्रेमर पकड़े। जब बड़ा भारी ब्लास्ट होता है तो अर्थक्वेक ट्रेमर होते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऑन द रिश्तर स्केल, वो कई सारे वहाँ पे रिकॉर्ड हुए थे। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ था। भारत ने डिनाई किया है क्योंकि फिर अमेरिका ने रोना शुरू कर देना था। और साहब जब ये हमने हिट किया न्यूक्लियर कमांड पोस्ट, उसी वक्त पाकिस्तान ने रोना शुरू किया था अमेरिका को, मेरे आका मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं तो हम तो बेमौत मारे गए। और फिर साहब जेडी वांस ने बात की थी प्रधानमंत्री जी से कि जनाब ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब रोक दीजिए, अब बस करिए, बस करिए। हमने कहा हमने तो बस किया था, हमने तो बस कर दिया था, ये तो पाकिस्तान से पूछिए ना, वो बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम भी करेंगे। ठीक बात। वी विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन कि ये करे हिट और हम जवाब ना दें। हर वार का पलटवार होगा, ईंट का जवाब पत्थर से होगा। तो फिर अगले दिन उनके मार्को रूबियो ने बात करी हमारे फॉरेन मिनिस्टर से। तो उन्होंने कहा भैया मेरे से क्यों बात करते हो, आप वो पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलो, एक हॉटलाइन है, उससे हमारे डीजीएमओ से बात करें और सीज फायर की रिक्वेस्ट करें तो हम दे देंगे, लेकिन डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, किसी और के थ्रू हम नहीं लेंगे। हाथ जोड़ना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, नाक रगड़नी पड़ेगी और ज़रा सीधे पेश आना पड़ेगा। तो उसने सुबह सुबह 10 तारीख को उसने कॉल किया। अब हमारे लोग बोले सर अभी तो और ठोकना था, मज़ा नहीं आया। हाँ। ये दिल मांगे मोर। हाँ। तो हमने 2-3 टारगेट्स और थी तो हमने कॉल नहीं ली। अच्छा, और वो मिला रहे हैं फोन, हमने उठाया हाँ, नहीं। वो 7:30 बजे सुबह कर रहा था, हमने कॉल नहीं ली। टेक्निकल चीज़ें बोली और हमने अपने स्काई स्ट्राइकर ड्रोन भेजे, पेशावर का कोर हेडक्वार्टर हिट किया। जिस दफ्तर में आईएसआई के पहलगाम की प्लानिंग हुई थी उसके परखच्चे उड़ा दिए, ठीक है। और फिर दोपहर को हमने इनकी कॉल ले ली, बोले जनाब बहुत हो गया, अब रहने दीजिए, बस करिए। बोले ठीक है, मैं अपनी सरकार से पूछूंगा, ठीक है, अगर वो मेरे को आदेश देते तो मैं हम बंद कर दें। फिर सरकार से पूछा कि साहब रो रहा है, घुटने पे आ गया। उन्होंने बोला ठीक है। तो हमने सीज फायर के लिए इनको बोल दिया कि स्वीकृति दी। उन्होंने फट से अमेरिका को बोला थैंक यू मेरे आका, थैंक यू। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा ट्वीट करी कि मैंने रोका है। तू कहाँ से बीच में आया भाई, बात तो डायरेक्ट हुई थी, ठीक बात। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की ऐसे सर पे चढ़ी कि मैं अब दोनों की मध्यस्थता करूंगा, मैं कश्मीर डिस्प्यूट जो कि 70 सालों से चल रही है, 75 सालों से, मैं खत्म कर दूंगा, दोनों को बुलाऊंगा। नोबेल चाहिए था ना उस समय। नोबेल पीस प्राइज चाहिए, भाड़ में गया तेरा नोबेल पीस प्राइज। भारत का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि कश्मीर के मामले में हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करें। ठीक बात। नो ब्लडी क्वेश्चन, क्योंकि हम काफी बेवकूफ हमारा दुनिया बना चुकी है। यूएन ने बड़ा इंटरवीन किया था, ये किया था, तो शिमला समझौते के बाद हमने बोला जो कुछ होगा बायलैटरल होगा। तो हमने कहा हम कोई बात किसी और की मध्यस्थता शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नहीं एक्सेप्ट करें। वो अपनी लड़ाई तो सुलझा लें, हमारी लड़ाई हाँ, अपनी लड़ाई तो सुलझा लें, फिर आप हमारी लड़ाई सुलझाना। हमने डायरेक्ट बात की है, ठीक है। आप उसके संदेशे हमको पहुंचा रहे थे, वो दूसरी बात है, संदेशे आते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो सीज फायर का नेगोशिएशन हुई है वो डीजीएमओ टू डीजीएमओ हुई है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब कहाँ से चौधरी बन गए, कहाँ से अपना वॉर डांस शुरू कर दिया उन्होंने। बाद में वो खैर सच सामने आ भी गया था सर, आ भी गया, तुरंत नहीं आया, लेकिन बाद में ये सच। डोनाल्ड ट्रंप साहब दिन में कोई 5 बार तो झूठ बोलते हैं, 5 सॉरी बहुत कम बोला है, 10 बार तो झूठ बोलते हैं। सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, हाँ, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात कुछ, और अगले सवेरे बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट। इन पे विश्वास कौन कर सकता है? आई मीन हिज क्रेडिबिलिटी इज डाउन टू 0। तो ये है साहब मोटे तौर पे ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। और द स्पेशल थिंग अबाउट दिस वॉर इज दिस इज द फर्स्ट फुल स्केल मोरलेस वॉर, यानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स 120-130 उड़ रहे हैं लगातार और बॉम्बिंग कर रहे हैं। ऐसा तो लड़ाई किसी ने देखी नहीं है बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड पावर्स। और मतलब पाकिस्तान की न्यूक्लियर गिदड़ भभकी बिल्कुल खलास कर दी है।
और उसके बाद मोदी जी ने कह दिया कि भैया अब से हमारी पॉलिसी सुन लो, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक बात। और तभी हमने ऑप सिंदूर को ऑफ नहीं किया। तुम फिर करके देखो, पड़ाक से आपको मिलेगा। और न्यूक्लियर गिदड़ भभकी हमको बिल्कुल नहीं रोकेगी। एंड दिस टाइम वी विल नॉट हिट द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो असली गुनहगार पाकिस्तान की फौज तुमको नहीं छोड़ेगी। मैं न्यूक्लियर गीदड़ भभकी के ऊपर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ सर। हाँ। लेकिन पहले व्यूवर से कि उन 88 घंटों में क्या हुआ था, बहुत आसान ढंग से एक बार फिर से आपको वो याद दिलाया है जीडी बख्शी सर ने। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 22 अप्रैल की तारीख आपको कभी नहीं भूलनी है, और अब 7 मई की तारीख भी कभी नहीं भूलनी है आपको। मैं अपना एक पर्सनल आपसे इंसिडेंट शेयर करूं सर, क्योंकि आपने कहा कि जब पहलगाम हुआ उस दिन आपकी एनिवर्सरी थी, आप बहुत आहत थे उस दिन। ठीक इसी तरह जब पुलवामा हुआ था, जब हमारे सैनिक शहीद हुए थे, वो मेरी एनिवर्सरी थी। 14 फेब 2019 हम उस दिन बाहर ही निकले हुए थे, दीपक भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम घूमने के लिए बाहर निकले थे। और जैसे ही हमने ये खबर सुनी और अपने सैनिकों का जाना, वो क्या होता है, वो दर्द क्या था, उसके बाद उनके परिवार वालों की चीखें, एक के बाद एक आवाज़। हम बाहर तो निकले थे पार्टी करने, हम वापस घर आए और उस रात हम खाना भी नहीं खा पाए। मेरा बेटा ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ अचानक से। हम वापस क्यों आ गए थे। राइट। लेकिन ये वही है, एक दर्द आपका, आपकी एनिवर्सरी का आपने बताया, और इसीलिए शायद मेरे लिए जो पुलवामा था वो बहुत दर्दनीय भी था, और मैं उस तारीख को कभी भूल भी नहीं पाऊंगी सर। जिस दिन मुझे हंसना था उस दिन हमारी पूरी फैमिली रो रही थी। अब मैं ये जो परमाणु, सशक्त परमाणु वाला देश पाकिस्तान है, उसका एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है कि नो फर्स्ट अटैक वाली जो पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज, वो इंडिया ने तो कर रखी है, पाकिस्तान ने भी की है, लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं की है। मतलब नो फर्स्ट यूज वो बाकी देशों के लिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए पाकिस्तान ने नहीं बोला है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम अपनाएंगे हमारे परमाणु हमले की। ये सच है? तो बोला है कि देयर इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉर पाकिस्तान। एज फार एज इंडिया एक ही दुश्मन है। हाँ। और कह रहे हैं कि साहब हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं। ये वो इतना डरता है इंडिया से कि उसने कहा है कि हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको हमने उसका तोड़ बड़ा सीधा। हमने कहा है कि तू करके देख, तू एक चला टैक्टिकल न्यूक भी चला, हम पाकिस्तान को निस्तना भूत कर देंगे, राख में बदली कर देंगे। आपके 700 साल अगले कोई अनाज का एक दाना नहीं उगेगा, क्योंकि तुम 1/5 हो हमारे साइज का। तुम अपने सारे बम भी चला दो न्यूक्लियर, फिर भी भारत कायम रहेगा। लेकिन तुम्हारा जो छोटा साइज है उसमें अगर हमने अपना जखीरा उड़ा दिया तो मियाँ तुम्हारा तो रेडियो एक्टिव रेत के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सारे बच्चे कैंसर के साथ पैदा होंगे, टेढ़े उल्टे। नहीं, पर उसको ये छूट कैसे मिली हुई है? क्यों उसके ऊपर किसी ने दबाव नहीं बनाया? इतने बड़े बड़े देश बैठे हुए हैं, उन्होंने नहीं बोला कि आप तो... इतने बड़े बड़े देश तो उसको उकसाने वाले भी तो बहुत बैठे हैं। एक अमेरिका है, एक चीन है कि हाँ कर कर उनको डायरेक्ट इंडिया को नहीं आड़े हाथ ले सकते। तो पाकिस्तान एक मोहरा है, जैसे कि यूक्रेन के जरिए रूस को आड़े हाथ लिया। भाई यूक्रेन को उकसा के लड़वाया, उनके कोई 9-10 मिलियन लोग मरवा दिए। ठीक है, मतलब उनके कोई 2 मिलियन मारे गए हैं, 8 मिलियन भाग गए हैं यूक्रेन छोड़ के। ठीक है, वो मरवा दिए। और एक वहाँ का एक उचकू चौधरी है, वो जेलेंस्की, जो कि वो बोलते हैं ना नीरो सैंग वाइल रोम बर्ट। जब रोम जल रहा था तो एक उनका पागल राजा था नीरो, वो अग्नि देवता के लिए कविताएं और गाने गा रहा था अपनी वो वायलिन पकड़ के। ठीक है, तो ये इसका यही हाल है, इसका जेलेंस्की का। और वही हाल है पाकिस्तान का कि भाई कुछ भी हो, पाकिस्तान हम तबाह हो जाएंगे, लेकिन हम भारत की को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तबाह तो हो ही चुका है अब, तबाह तो तकरीबन हो ही चुका है, और जो बचा खुचा है अब हमको वो पूरा कर देना चाहिए। ये नाटक जो चल रहा है। मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ सर, ये ऐसा बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमें 88 घंटे के बाद ऑप सिंदूर बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे सही समय था पीओके वापस लेने का। नहीं, बिल्कुल था, लेकिन उस वक्त सोचा गया कि
बाकी देश जैसे अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहा था पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्योंकि उसका मुहर्रम मारा जा रहा था बेमौत। तो उसने दबाव डाला, ट्रंप का दबाव था और देशों का दबाव था, यार बस बस कर दो, आपने अपनी टारगेट्स अचीव कर ली। अब हमने भी देखा कि हमारी टारगेट थी 9 टेरर कैंप के पर खच्चे उड़ा दिए, पाकिस्तान ने दुस्साहस किया ड्रोन चलाने का, जहाज भेजने का, तो हमने उनके 12 में से 11 एयरबेस निस्तनाबूत कर दिए। हमने कहा काफ़ी है अभी के लिए, अगर अभी भी मान जाए। लेकिन जैसे ही हमने ख़त्म किया इन्होंने भंगड़ा शुरू कर दिया, हम जीत गए, हम जीत गए। जो फितरत है, उस वक़्त भी मेरा और कई लोगों का मन में ख्याल था कि जब मेरे को टीवी पे मैं था, तो जब सीज़ फायर की अनाउंसमेंट हुई थी, तो मेरे से पूछा गया कि बख्शी साहब आपका क्या रिएक्शन है। तो मेरा रिएक्शन, मैंने कहा था, ये दिल मांगे मोर। अभी थोड़ा और मार मारनी चाहिए थी, 2-3 दिन तो कम से कम और इनकी पिटाई होनी चाहिए थी, ताकि अच्छी तरह से जग बैठ जाती और फिर वॉर डांस करते 10 बार सोचना पड़ता। लेकिन चलिए, हमने जो है, लेकिन अब देखिए इसमें भी देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि शायद सरकार ने अक्लमंदी करी। अब देखें अमेरिका का क्या हाल हुआ है, 68 डेज एंड काउंटिंग। समझ नहीं आ रहा ऑफ रैंप कहाँ से लूँ, यानी लड़ गया, दुमड़ गई, वो चिपक गई ततैया, तो करूँ क्या, अब अमेरिका का हाल देख लीजिए। अगर अमेरिका का हाल आप देखें तो लगता है कि हमने ठीक डिसीजन ली, 4 दिन में क्विक इन क्विक आउट मारा, ऐसी तैसी करी और ख़त्म। एंड ऑल द एंटायर इनिशिएटिव वाज विद अस। हमने स्टार्ट किया, हमने फिनिश किया ऑन आवर टर्म्स। ठीक बात। तो इस लिहाज से अगर समझे तो ये बढ़िया हुआ। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताएं। अब मुझे सर आप ये बताएं कि हमें ये पहले से मालूम है कि पाकिस्तान के टेरर कैंप कहाँ हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि 22 को पहलगाम हुआ था, उसके बाद हमने थोड़ी पता लगाया होगा कि पाकिस्तान के टेरर कैंप कहाँ है। नहीं, पहले से था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी उस वक्त कि जैसे ही ये वारदात हुई, उसके टेररिस्टों को मालूम था कि अब भारत पलटवार करेगा। नहीं, मेरा सवाल और सर वो ये है, कैंप छोड़ के भागे, अपने गांव चले गए। तभी हमको 15 दिन वेट करना पड़ा कि थिंग थोड़ी सी कूल डाउन हो, वो वापस आए। पर अभी भी तो हमें पता है सर कि वहाँ पे टेरर कैंप चल रहे हैं। हाँ। हमने ऑप सिंदूर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो हमें उसके बाद भी ये बताया गया कि 7 टेरर कैंप अभी भी एक्टिव है। वो कहाँ है ये हम अच्छे से जानते हैं। तो अभी भी पाकिस्तान में टेरर कैंप कहाँ चल रहा है जब ये भारतीय सेना को मालूम है? हाँ। तो हम वेट एंड वॉच की स्थिति में क्यों है? हम क्यों वेट एंड वॉच की ये है कि तू टेरर कैंप कर अपने इलाके में, जो कर, वो हम मना नहीं कर सकते। प्रॉब्लम जब आएगी जब वो आके यहाँ पे कुछ करे, then we are going to react। ठीक है ना? तू ट्रेन कर, अपने आप को मरवाना है मरवा, ये कर, धुरंधर बन, ये बन, वो बन, लेकिन that is your bloody problem। if that SOB crosses the border and does anything here, you are responsible and we will sort you out, we will sort those terrorists out। and now we are saying हम ना केवल टेररिस्ट को मारेंगे, अब जो भी हेडक्वार्टर तेरे, जो भी कंट्रोलर्स है ना, चाहे ISI का GHQ हो या हेडक्वार्टर हो, वो सब पिटेंगे। वो सबको मार खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऑप सिंदूर का मैसेज ये है। एक चीज़ और आप मुझे और मेरे व्यूवर को समझाइए। भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि उस समय जितने भी मुसलमान भारत में थे, हिंदुस्तान में थे, जो पाकिस्तान गए, वो तब तो आतंकी नहीं रहे होंगे। तो जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ और वो भारतीय पाकिस्तान पहुंचे जो मुसलमान थे, जो आतंकवादी नहीं थे, तो ये 70-75 सालों में, बल्कि उसके पहले से, ये आतंकवाद का कल्चर कहाँ से आया पाकिस्तान में? नहीं, आतंकवाद का कल्चर पाकिस्तान ने पैदा किया है। इसी जब पाकिस्तान लड़ नहीं सका भारत की फौजों से डायरेक्ट, 71 में पिट गया, 65 में पिटा, कारगिल में फिर पिटा, तो वो समझ गया कि भाई जो फिजिकल मिलिट्री क्लैश में तो हम हमेशा पिटेंगे, हिंदुस्तान की फौज हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तो उसने ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का तरीका स्टार्ट किया कि हम टेररिस्ट भेजेंगे, डिनाई करेंगे, हमारे है ही नहीं। अब देखिए साहब, पाकिस्तान में बहुत गरीबी है,
दिस इज वन प्लेस वेयर द लेवल ऑफ पॉवर्टी हैज इंक्रीज्ड। और वहाँ क्या करते हैं कि अपने बच्चों को पाल नहीं सकते, पैदा करते हैं 12-12, 14-14, ठीक है, पाल सकते नहीं, रोटी खिला नहीं सकते, तो मदरसा भेज देते हैं पाकिस्तान में। और वहाँ पे कम से कम 2 रोज़ की रोटी तो मिल जाती है, और सुबह शाम ऐसे ऐसे करके उसको रटनी पड़ती है, कुरान चेकअप करके, और फिर वो बच्चे को ये ISI जाके हायर कर लेती है, बोलती है तेरे घर में 2 लाख रुपए दे देंगे, तू जाके मर जा, तेरे को 71-72 हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, बड़ी सुंदर हूरें, फलाना ढिमकाना। और वो जिंदगी इतनी बदतर है, इतनी वाहियात जिंदगी है कि वो बोले यार इससे तो अच्छी मौत के बगैर, उसको इतने सब जवाब दिखाए जाते हैं कि क्या ऐश होगी तेरी 72 हूरें। तो वो उनके में वो ये सड़ी जिंदगी से निजात पा जाता है कि मैं सुसाइड बॉम्बर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा। पाकिस्तान के लिए तो बहुत सस्ता है, 2 लाख रुपए दे के उसकी फैमिली को आपने भारत में कोई 20-30 लोग मरवा दिए, तो आपको तो इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ बहुत अच्छा रहा ना। तो इसलिए पाकिस्तान को बड़ा अच्छा तरीका मिल गया था। और ये पाकिस्तान में क्योंकि फटीचर हाल है, काहिली है, इकोनॉमिक तबाही है, तभी ये टेररिस्ट रिक्रूट मिल जाते हैं कि भाई जब जिंदगी इतनी बदतर हो कि मौत ज़्यादा अच्छी लगे, तो फिर तो आपको टेररिज्म के रिक्रूट मिल ही जाएंगे। अगर जिंदगी जहन्नम है तो आपको क्या कहते हैं, बहिश्त के जन्नत के ख्वाब दिखा दिखा के लोग मरवा रहे हैं। ठीक बात। मैं चाहती हूँ सर ये पॉडकास्ट पाकिस्तानियों तक भी ज़रूर पहुँचना चाहिए। हाँ। अगर वो अभी तक अपने देश की हकीकत से रूबरू नहीं है, हाँ, तो कम से कम वो हो पाएंगे, उनको समझ पाएगा कि उनके देश में क्या चल रहा है। वैसे उनको पता है कि उनके देश में क्या चल रहा है, पता तो है, बट यू टेंड टू अवॉइड द अनकंफर्टेबल, लुक अवे, बट दैट डजंट टेक इट अवे ना। वो तो बोलते हैं ना शुतुरमुर्ग, आप सर रेत में दे दो कि कोई दुश्मन नहीं है, तो दुश्मन थोड़ी तो है जाएगा, वो थोड़ी ना जाएगा। तो इसमें पॉलिटिकल विल का कितना रोल होता है, मैं ये भी समझना चाहती हूँ। पॉलिटिकल विल तो देखिए जिल्च है पाकिस्तान में ना। पॉलिटिकल विल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही है, नो, एक फौज है जो रूल कर रही है। फौज को लड़ने का तरीका बड़ा बढ़िया मिल गया है कि हम तो ऐश मकाम में रहेंगे, बड़े बड़े बंगलों में रहेंगे, हमारी बीवियां गहनों से लदी होंगी, हम पैसा खाएंगे पाकिस्तान का और फ्लैट खरीदेंगे लंदन में या वॉशिंगटन में। अब साहब आसिम मुनीर साहब के कितने फ्लैट हैं, उनकी पूरी फैमिली अमेरिका जा चुकी है। ठीक बात। पूरी फैमिली अमेरिका में, सारे जर्नैलों की फैमिलियां या अमेरिका में है या फिर वहाँ ग्रीन कार्ड के लिए बिके हुए हैं ये लोग। तो वो तो ऐश में रह रहे हैं, मरवाने के लिए ये गरीब जो जनता है, जो मदरसों में खाना खाने के लिए जाना पड़ता है, उसका आप अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। सस्ता टिकाऊ तरीका है भारत से लड़ने का, वैसे लड़ोगे तो पिट जाओगे। ठीक है, जो हमारी पॉलिटिकल विल है मैं वो भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि भारत अब वो देश बन चुका है जिसने ये कहा कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। तो इसमें पॉलिटिकल विल की कितनी ज़रूरत होती है और क्या रोल रहता है गवर्नमेंट का? नहीं, पॉलिटिकल विल इज एसेंशियल इफ यू हैव टू हिट बैक। देखो, फॉर टू लॉन्ग वी वर कन्फाइंड टू कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन साइड ऑफ द बॉर्डर, यानी फायर फाइटिंग, आग लगी दमकल भेजो, आग बुझा दो अपने ही इलाके में। लेकिन द फिलॉसफी जैसे इजराइल की है, अबे तेरे घर में जाके उससे 10 गुनी बड़ी आग लगाई कि तू बुझाता रहे, तू अपने, हम तो एक दमकल भेज रहे हैं, तू 100 दमकल लगाने पड़ेंगे, ऐसी आग लगेगी तेरे इलाके में, करके देख फिर। भाई देखो 7 अक्टूबर को 3 अक्टूबर 2023 हमास ने वो घृणित हमला किया, टेरर अटैक किया इजराइल के ऊपर। 2200 बेचारे बच्चे जो डांस गाना कर रहे थे उनको मार डाला, लड़कियों का रेप किया, ये किया वो किया, हाँ, और टॉर्चर करके मारे बच्चे। तो इजराइल ने मारा पलटवार, कोई 1.5 लाख से ज़्यादा मर गए हैं। वो नाम नहीं ले रहा बस करने का,
2023 में हुआ था ना, अभी तक चला जा रहा है। वहाँ पे आए दिन बॉम्बिंग करते हैं, ठोकते हैं, मारते हैं, टैंक चलाते हैं, ये चलाते हैं, वो चलाते हैं। एक बिल्डिंग, एक इमारत खड़ी नहीं छोड़ी गाजा में। वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड ऑफ द स्केल चले जाते हैं। और एक हम थे कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, कुछ नहीं, हम अहिंसावादी हैं। क्या बकवास है। आपका मुंबई में अटैक हुआ, क्या किया उस वक्त की सरकार ने? एयरफोर्स चीफ से पूछा था, फाली होमी मेजर, उसने कहा था आप मेरे को टारगेट दें, मैं उड़ा दूंगा। आदेश तो दें। वो है पॉलिटिकल विल। व्हेन यू डोंट हैव पॉलिटिकल विल, आपने ऑर्डर भी नहीं दिया और पाकिस्तान को फ्री हैंड मिला। व्हाई शुड ही स्टॉप लो कॉस्ट, नो कॉस्ट वॉर? उसको क्या कीमत है? उसके तो 2 टके के लफंटर जिसको एज इट इज रोटी खाने को नहीं मिल रही, उसको आपने जाके मरवा दिया। जा भाई, 72 हुरें मिलेंगी, शहीद हो जा। हाँ? अब तो दैट इज हाउ दिस वाज कंटिन्यूइंग। 40 साल हो गए ये सिलसिला चले आ रहा है। स्टार्टेड इन पंजाब 1980s, वहाँ काबू पाया, कश्मीर में शुरू किया, वहाँ काबू पाया, पूरे इंडिया में इंडियन मुजाहिदीन ने बॉम्ब ब्लास्ट शुरू कर दिए। वो ख़त्म किए तो फिर लश्कर तैयबा, द रेजिस्टेंस फोर्स, नए नए नाम से ड्रामे करो, कहानी वही पुरानी घिसी पिटी राग टेररिज्म का। तो फिर आप पॉलिटिकल विल मीन्स आप बोल दिया गया है कि तू करके देख। वो हाल करेंगे मेरे आका की याद तबीयत हरी हो जाएगी। पाकिस्तान ने अगर फिर दुस्साहस किया, हाँ, तो आपको लगता है इस बार क्या होगा? इस बार पाकिस्तान नहीं रहेगा। तय है। दैट इज द लॉजिक। और अगर हमने छोड़ दिया, हम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करें। अगर पाकिस्तान ने फिर मौका दिया आपको और आपने छोड़ दिया, आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। क्योंकि अगर चीन ने संभाल लिया ताइवान को, या तो कब्जा कर लिया या ऐसे विलय कर दिया, तो उसकी सारी फौजें फ्री हो जाएंगी आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है? और तब आपको जो है प्रॉब्लम होगी। उसके पहले ये प्रॉब्लम ख़त्म कर लो कि इसके पहले चीन को निपटारा हो जाए ताइवान से। उसके पहले चीन खाली हो जाए आपके ऊपर दबाव डालने को, आप पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो परमानेंटली। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने जो एक वर्ड कहा कि अगर पाकिस्तान ने आपको मौका दिया, फिर मौका दिया, तो मतलब पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ करता है, आतंकी हमला करता है, तो वो हमारे लिए मौका होगा। मौका होना चाहिए आपके लिए, बिकॉज यू नीड टू फिनिश दिस नॉनसेंस। बहुत देर चल चुका है ये ड्रामा। हाँ। क्या आप जानती हैं कि 81,000 भारतीय शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान की टेररिज्म से फ्रॉम द 1980s ऑनवर्ड्स? 81,000 इंडियंस, 26,000 in the Punjab, 45,000 in J&K, 15,000 all over India, Indian Mujahideen bomb blasts. Just जोड़ लीजिए, mathematics, yours is better than mine. 81,000 Indians are dead. What have you done about it? अब जाके करना शुरू किया है सर्जिकल स्ट्राइक, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, और अब सिंदूर। यू आर ऑल्सो ग्रेजुएटिंग। हाँ। बट इस प्रॉब्लम का असली तोड़ है नो पाकिस्तान। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में होना चाहिए मेरे हिसाब से, एज अ गुड मिलिट्री सोल्जर। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, और एक सरीकिया। पंजाब में भी एक एरिया है सरीकिया जहाँ दूसरी सरीकी लैंग्वेज बोली जाती। अच्छा। तो 5 टुकड़े कर दीजिए आप, तो वो आपस में लड़ते रहें, शांति करें, लड़े मरे, हमको क्या करें? हमको चैन से जीने दें।